हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमने अब ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी है, जैसे करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान या हिंदी की, संस्कृत की, बाल मनोविज्ञान की या शिक्षण विधियों की, आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी है तो आप तुरंत जाकर के प्लेलिस्ट से ढूंढ लीजिएगा और उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण 3 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अब ऑप्शन ए पर लिखा है झोंग शानशान। झोंग शानशान जो है वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी थे और जैक मा थे, लेकिन मुकेश अंबानी अब भारत के रह गए हैं पहले नंबर के, अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं एशिया में, और जैक मा जो है उन दोनों को पछाड़ते हुए झोंग शानशान जो है वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनकी कुल संपत्ति जो है, उनकी कुल संपत्ति 70.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 2021 में 77.8 बिलियन डॉलर हो गई है। और ये तो उनकी एशिया में बात हुई है, लेकिन अगर विश्व में बात करें तो विश्व में उनका 11वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, एशिया में पहला नंबर और विश्व में उनका 11वां नंबर है। अब यहां से बात करते हैं कि चीन के व्यक्ति हैं और चीन में उनका नाम है बोतल वाटर किंग। बोतल वाटर किंग के नाम से वो चीन में जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो लिस्ट है, ये जो इंडेक्स है, ये किसने जारी किया है, तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहे हैं चीन के झोंग शानशान। अब उनकी जो संपत्ति है वो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वालों की गिनती में भी आती है। दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में रहे हैं भारत के मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 76.9 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है, ये कुछ झोंग शानशान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 1996 में बेवरेज कंपनी नोंगफू स्प्रिंग की स्थापना करी थी। 2020 में इन्होंने जो हांगकांग शेयर बाजार में अपना लिस्ट कराया था, 2000% से ज्यादा उनकी फार्मा कंपनी के शेयरों में उछाल आया, 2000% से ज्यादा। ठीक है, और जो ये शेयर हैं इनमें 100% से 155% से ज्यादा उछाल आया है। ये कुल बातें हैं जो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में चीन में कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी है झोंग की फार्मा कंपनी वेंटाई बायोलॉजिस्ट। तो ये यहां से जानकारी है कि केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि उनकी अनेक कंपनियां हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों के सामने रखी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेल SAIL सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बने हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल यानी कि महिला है, बी ऑप्शन पे लिखा है, जो अब सेल की नई अध्यक्ष बनी है। अगर हम बात करें उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है और अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर सेल की नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। तो ये जानकारियां थी जो हमने यहां से पढ़ी, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, जैसे कि इस पद को संभालने वाली सोमा मंडल जो है वो पहली महिला भी बनी है। पहली महिला भी सोमा मंडल ही बनी है। वे 2017 में वाणिज्यिक निदेशक के रूप में सेल में नियुक्त की गई थी और उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो अनिल कुमार चौधरी का स्थान उन्होंने लिया है। अब यहां से छोटी सी बात यह है कि देखिएगा सेल के बारे में, सेल SAIL, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 जनवरी 1954 में सेल की स्थापना करी गई थी और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स की वीडियो होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न है
एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो है वे बने हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो विनोद कुमार यादव का। और मैं आपको बताऊं कि जब विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने थे तब भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्यों? क्योंकि विनोद कुमार यादव जो हैं वो रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ बने थे, लेकिन अब उनका स्थान ले लिया है सुनीत शर्मा ने। थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, सुनीत शर्मा बने हैं नए अध्यक्ष और सीईओ। इसके साथ साथ में वे रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में भी नियुक्त किए गए। केवल अध्यक्ष और सीईओ ही नहीं बल्कि परमानेंट पदेन प्रमुख सचिव के रूप में भी नियुक्त किए गए। इससे पहले कहां पर कार्यरत थे वे? तो इससे पहले वे ईस्टर्न रेलवे ईस्टर्न रेलवे में महाप्रबंधक के पद पर थे, लेकिन अब वो बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। बात कर लेते हैं कि उन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया था। और विनोद कुमार यादव के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि पुनर्गठन बोर्ड के पहले सीईओ बने थे विनोद कुमार यादव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां से दो बातें और बता देता हूं कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और भारत में रेल लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में चलाई थी, मुंबई से थाने के बीच में। ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा जल बिल माफी योजना का विस्तार किया गया है? तो देखिएगा, पानी जल बिल माफी की जो ये योजना है इसका विस्तार किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अब ये घोषणा करी है कि जल बिल की माफी योजना में विस्तार किया जाएगा। क्या है ये? इसके बारे में पढ़ते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि इस योजना के अंतर्गत जल बिल बकाया, जो भी जल का बिल बकाया है और जो देर से भुगतान का अधिभार डाला जाता है, वो अगर आप एक मुश्त जमा करेंगे तो आपको 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ा दिया गया है। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो करी गई थी 20 अगस्त 2020 में। और अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जो कि अब इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बनी है? 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली जो दोपहिया कंपनी बनी है वो बनी है बजाज ऑटो। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। पहली ऐसी कंपनी जिसने कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार किया है। बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि विश्व में इस आंकड़े को पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी, केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस प्रकार के आंकड़े को यानी कि 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बनी है? बजाज ऑटो। उसके बाद बात करते हैं कि बजाज ऑटो जो है वो मोटरसाइकिल का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है विश्व में। और बात करें 3 पहिया वाहनों का तो विश्व में 3 पहिया वाहनों का सबसे बड़ा और मोटरसाइकिल का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता ये कंपनी है। इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। थोड़ी जानकारियां बजाज ऑटो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। मुख्यालय कहां पे है? पुणे, महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राजीव बजाज। ये पूरी जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है, पूरी तरह से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? हमारे देश की बात हो रही है कि हमारे देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि जो बाइडेन ने अपना उप रक्षा सचिव नामित किया। देखिएगा, आज किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ ने आंसर दिया कमला हैरिस
और कुछ का आंसर था सना मरीन। तो मैं आपको बता देता हूं कि कमला हैरिस जो है ना, वो तो जो बाइडेन ने अपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त करी है, लेकिन और जो सना मरीन है इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि सना मरीन जो है वे विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी फिनलैंड की। कुछ दिन पहले मैं आप सभी को बता चुका हूं कि सना मरीन जो है वो विश्व की सबसे कम उम्र की, मात्र 34 इयर्स की उम्र में वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन अभी तक इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूं कि कैथरीन हिक्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है कैथरीन हिक्स है, वो अब उप रक्षा सचिव के रूप में नामित करी गई है। ठीक है, कमला हैरिस तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में है। ठीक है, और सना मरीन जो है वो फिनलैंड की पहली सबसे कम उम्र की, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसका जवाब ये ए रहेगा। तब तक आप इस प्रश्न का मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ई कॉमर्स पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ई कॉमर्स पोर्टल का अब अनावरण किया गया है, तो ये अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। बात करते हैं इसकी, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के द्वारा इस पोर्टल का आरंभ किया गया है, शुरू किया गया है, अनावरण किया गया है। इस पोर्टल पर क्या होगा कि परिधान यानी कि कपड़ों से लेकर के घर की सजावट तक के 50,000 से भी अधिक उत्पाद जो हैं वो उपलब्ध हैं। 50,000 से भी अधिक प्रोडक्ट्स इस पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना। इस तरह का यह पहला सरकारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन देखिएगा ये शुरू किसने किया है? केवीआईसी के द्वारा। केवीआईसी के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, फुल फॉर्म। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो हैं वे इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी। देखिएगा पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारियां देता हूं, तो आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि इस WMO द्वारा शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को। ऑप्शन ए सही रहेगा। थोड़ी जानकारी और भी छुपी हुई है, जैसे कि हम बात करें कि पटना मौसम विज्ञान वेधशाला PMO को अब शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं WMO जिन्होंने ये दर्जा दिया है, तो WMO की फुल फॉर्म बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है पेटेरी तालस। पेटेरी तालस जो कि फिनलैंड के हैं, वे इसके वर्तमान में WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी के लिए यहां से थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। तो ये ऑप्शन के सामने आपको मिलती है जानकारियां। थोड़ी जानकारियां और प्राप्त करते हैं कहां कहां पर यह आधारशिला रखी गई है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा यह वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला 6 राज्यों में 6 स्थानों पर की गई है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से स्थान हैं? तो सबसे पहले इंदौर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अगरतला त्रिपुरा। यहां ये 6 स्थान हैं जहां पर इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। तो ये जानकारियां थी। उसके बाद है अगला प्रश्न। IOSCO का नया सहयोगी सदस्य बना है। तो IOSCO का नया सहयोगी सदस्य बना है IFSCA।
यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। दोनों की फुल फॉर्म पढ़ते हैं, पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो IFSCA है, इसकी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जो कि अब नया सहयोगी सदस्य बना है। अब इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में पढ़ें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में। स्थापना इसकी अप्रैल 2020 में करी गई थी। बात कर लेते हैं IOSCO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, क्योंकि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, जो कि आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है। तो अब ये आयकर विभाग द्वारा जो आयकर रिटर्न होता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, उसकी अंतिम सीमा बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 10 जनवरी कर दी गई है। 10 जनवरी कर दी गई है। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं कि 31 दिसंबर थी इसकी लास्ट डेट, लेकिन 31 दिसंबर से बढ़ा करके 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। यह सीमा केवल उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है। जिनका ऑडिट होना जरूरी है उनके लिए यह सीमा नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन जिनका जरूरी नहीं है उनके लिए यह सीमा बढ़ा दी गई है। बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार इससे पहले 2 बार कर चुके। पहला विस्तार हुआ था 31 जुलाई 2020, लेकिन 31 जुलाई से बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया था। दूसरा विस्तार 30 नवंबर से बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया था। और यहां से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। और केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। ये जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों के लिए आज की वीडियो से लेके आया हूं। उम्मीद है आपको करंट अफेयर की सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्ञानकोश फेसबुक पेज को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस और पीडीएफ्स मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।